हेलो स्टूडेंट्स। समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने गुणक क्या होता है, गुणक किस प्रकार से काम करता है, कर गुणक किसे कहा जाता है, संतुलित बजट गुणक किसे कहा जाता है, जटिल गुणक किसे कहा जाता है, विदेश व्यापार गुणक किसे कहा जाता है आदि गुणक के विभिन्न आयामों का हमने अध्ययन किया था। कई बार क्या होता है, प्रश्न पत्र में गुणक के बारे में गणितीय सवाल पूछ लिया जाता है और सामान्य रूप से बहुत सरल सवाल होता है, पर चूंकि हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है तो हमको लगता है कि ये तो बहुत टफ है, इसको तो छोड़ ही देते हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो बीए पार्ट सेकंड में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है उसमें गणितीय सवाल नहीं आता है, वहां गुणक टिप्पणी के रूप में ही पूछा जाता है। पर जहां तक पीजी का सवाल है, जहां तक स्नातकोत्तर अध्ययन का सवाल है या नेट और सेट की परीक्षा हम देते हैं तो उसमें कई बार गुणक पर एक छोटा सा गणितीय सवाल पूछ लिया जाता है और उसके माध्यम से ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना होता है। इस कारण से हमको गुणक का गणितीय मान भी आना जरूरी है। यही कारण है कि इस वीडियो में हमने गुणक के 4 गणितीय सवाल लिए हैं और भी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें गणितीय सवाल क्या क्या गुणक के बारे में पूछे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 सवाल लिए हैं। पहला सवाल लिया है, यदि सी, देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि c बराबर 10 प्लस 0.75 YD और t बराबर दे रखा है 1/3y, i बराबर दे रखा है 10 और g बराबर दे रखा है 40, तो क्या बजट संतुलित है? यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है, सी दे रखा है, टी दे रखा है, आई दे रखा है, जी दे रखा है और पूछा गया है कि क्या बजट संतुलित है। तो देखिए बजट संतुलित कब होगा? जब टैक्स और सेविंग, देखिए बजट संतुलित कब होगा? जब एस बराबर हो आई के, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो और गवर्नमेंट का टैक्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बराबर हो, यानी एस प्लस टी बराबर हो आई प्लस जी, तो बजट संतुलित होगा। हमने पहले भी चर्चा की थी, पिछले वीडियो में हमने देखा था बजट संतुलित के लिए क्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं एस प्लस टी बराबर होना चाहिए आई प्लस जी, संतुलित बजट के लिए ये शर्त है। अब देखिए किस प्रकार से इसको हल करना है। तो यहां देखिए y बराबर होता है c प्लस आई प्लस जी। तो यहां देखिए y बराबर 10 प्लस 0.5 YD, i का मान 10, g का मान 40 और yd बराबर होता है y माइनस टी, तो yd बराबर होगा y माइनस 1/3y। तो यहां हो जाएगा, इसको लिखेंगे yd बराबर 2/3y। तो y बराबर 10 प्लस g, देखिए इसको जोड़ देते हैं, 10 10 और 40 ये 60 प्लस 0.5 गुणा 2/3y, ये हमने लिख दिया यहां। yd बराबर होता है y माइनस टी, तो y में से t निकाल दिया हमने, ये 75 है, ओके ये 0.75 है, तो ये आ जाएगा 0.75 गुणा 2/3y। तो हो गया y बराबर 60 प्लस 0.5y, तो y माइनस 0.5 इधर लाए माइनस हो गया 60, 0.5y बराबर 60, तो y बराबर आएगा 60 डिवाइडेड बाई 0.5, तो y का मान 120 आ गया। अब इससे y का मान निकाल लिया, y का मान आया 120। अब देखिए इससे दूसरे मान निकालते हैं, t बराबर होता है 1/3y, ये दे रखा है, तो t बराबर हुआ 1/3 गुणा 120, तो t का मान आ गया 40, t का मान आ गया 40। yd बराबर होता है y माइनस टी, तो yd बराबर 120 माइनस 40, तो yd का मान आ गया 80। ये सब हमने निकाल लिया। और खर्च योग्य आय हमारी को या तो हम खर्च करेंगे या बचा लेंगे। खर्च योग्य, तो अभी देखिए सी का मान निकालते हैं। सी बराबर आपका है 10 प्लस 0.75 YD, तो c बराबर हुआ 10 प्लस 0.75 गुणा 80, तो आया 10 प्लस 60 बराबर 70, तो c का मान आया 70। अब YD
खर्च योग्य आय को या तो खर्च कर लिया जाएगा या बचा लिया जाएगा। तो अगर हम सेविंग निकालना चाहें तो खर्च योग्य आय में से कंजप्शन को घटा देंगे, 80 माइनस 70, तो सेविंग आ गई हमारी 10। तो यहां देखिए सेविंग हमारी 10 है, सेविंग का मान 10 है, टैक्स का मान 40 है, इन्वेस्टमेंट 10 है, गवर्नमेंट बजट 40 है, तो 50 बराबर 50 यानी बजट संतुलित है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर आपसे यहां पूछा जाए वाई का मान क्या है तो वाई का मान 120, आपसे पूछा जाए टैक्स कितना है तो टैक्स 40, आपसे पूछा जाए बचत कितनी है तो 10, आपसे खर्च योग्य आय पूछी जाए, कंजप्शन पूछा जाए, कुछ भी इसमें पूछा जाए। कई बार सवाल में लिख देते हैं कि वाई, वाई डी, सी, टी, एस के मूल्य निकालिए और बजट संतुलित है क्या, तो बजट संतुलित है। ये हमने प्रूव कर दिया। देखिए ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं। ये 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये मुझे एक सवाल मिला तो मैंने उसको सोचा कि आपको हल करके बताऊं इस सवाल को। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही एक और है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। C बराबर है 10 प्लस 5/6YD और T बराबर दे रखा है 30। यहां T का मान डायरेक्ट दे रखा है 30, G का मान दे रखा है 60 और I का मान दे रखा है 60। T का मान 30, I ओके, दिस इज I और दिस इज T, दिस इज T और ये आपका, एक मिनट में इसको चेक कर, 30 है, G बराबर 60 है और T बराबर 60 है, तो क्या बजट संतुलित है? I बराबर 30, G बराबर 60 और T बराबर 60, तो क्या बजट संतुलित है? ये सवाल पूछा गया। ये पूछा गया है। तो देखिए बजट संतुलित का अभी हमने देखा S प्लस T बराबर होना चाहिए I प्लस G, ये बजट संतुलन की शर्त है। हम निकालते हैं Y बराबर C प्लस I प्लस G और YD बराबर होता है Y माइनस T। तो यह हो जाएगा Y बराबर 10 प्लस 5/6 Y, एक बार YD लिख देता हूं, प्लस I का मान 30, G का मान 60, तो Y बराबर जो होगा 100 प्लस 5/6 Y माइनस T का मान 60, तो Y बराबर 100 माइनस 5/6 Y माइनस 5/6 100, ओके, तो 100 माइनस 5/6 माइनस आपका ये होगा 10 टाइम्स होगा तो 50, तो आएगा y माइनस 5/6, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 50, तो 1/6 y बराबर 50, तो y बराबर 300, y का मान आया 300। अब आपको t का मान दे ही रखा है, YD खर्च योग्य आय बराबर होता है Y माइनस टी, तो ये हो जाएगा 300 माइनस टी का मान 60, तो खर्च योग्य आय 240। कंजप्शन आपका हो जाएगा 10 प्लस 5/6 YD, तो ये हो जाएगा C बराबर 10 प्लस 5/6 गुना 240, तो C बराबर हो जाएगा 10 प्लस 200, तो C बराबर 210। सी का मान आ गया। अब आपको चाहिए खर्च योग्य आय बराबर द कंजप्शन प्लस सेविंग, तो सेविंग बराबर खर्च योग्य आय माइनस कंजप्शन, तो सेविंग बराबर खर्च योग्य आय 240 माइनस 210, तो सेविंग बराबर 30। बजट संतुलन के लिए ये है 30, ये 60 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, 90 इजिकल टू 90, अतः बजट संतुलित होगा। क्लियर है? बजट संतुलित होगा। आय बराबर, जब इनकम 300 होगी तो बजट संतुलित होगा, क्योंकि सेविंग आया 30, टैक्स अपने को दे रखा है 60, इन्वेस्टमेंट अपने को दे रखा है 30, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 60 दे रखा है,
हम तो यह हमने निकाला इनकम आई 30, सेविंग आई, इनकम आई 300, सेविंग आई 30। अगर हम देखें कि कंजप्शन कितना किया है तो 210, जो डिस्पोजेबल इनकम थी खर्च योग्य आई थी वो 240। तो इस प्रकार से कोई सवाल आता है तो उस सवाल को आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और कोई सवाल हम देखते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में यदि पूर्ण रोजगार कितने पर हो, 600 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण रोजगार किस पर है, 600, यानी इनकम 600 होगी तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा। अब ये दे रखा है C बराबर 10 प्लस 0.9 ओके। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 60, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 35 और टैक्स दे रखा है 5 प्लस 0.1। तो पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए कितना निवेश करना होगा, कितना सरकारी व्यय बढ़ाना होगा, ये प्रश्न है। अपने को पता है पूर्ण रोजगार आएगा 600, इनकम होगी तो आएगा। पहले हम इनकम निकाल के देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि कितने इनकम ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हम देखेंगे पूर्ण रोजगार का स्तर देखेंगे। तो देखिए y बराबर C प्लस आई प्लस जी, तो y बराबर 10 प्लस 0.9 डी प्लस i का मान और g का मान, ओके। और y डी बराबर होती है y माइनस टी, तो यहां देखिए y माइनस टी का मान लिख देते हैं 5 प्लस 0.1 तो ये होगा y डी बराबर y माइनस 5 माइनस 0.1 तो y डी को हम लिख सकते हैं 0.9 y माइनस 5, ओके। तो यहां देखिए हमने लिखा y बराबर 10 प्लस 0.9, y डी का मान लिखा 0.9 y माइनस 5 प्लस 95, इन दोनों को जोड़ दिया हमने। तो ये आ गया y बराबर 105 प्लस 0.81 इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 4.5, तो y माइनस 0.81 इधर निकाला और ये बचा 100.5, तो 0.19 बराबर 100.5, तो y बराबर हो जाएगा 100.5 डिवाइडेड बाई 0.19, तो y का मान आ जाएगा 100 में 0.19 का भाग देंगे तो आएगा 528.95, ये हमारा y का मान आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, जो जो वैल्यू हमारे काम में आने वाली है उसको लिखते रहते हैं, ताकि y का मान आ गया 528.95। अगली चीज देखिए, खर्च योग्य आय देखेंगे तो y माइनस टी देखते हैं, टैक्स। तो टैक्स बराबर है 5 प्लस 0.1 तो t बराबर 5 प्लस 0.1 गुणा 528.95, तो आएगा t बराबर 5 प्लस 52.895, तो टैक्स हो जाएगा 57.895। ये हमारा टैक्स का मान हो गया। तो टैक्स का मान हो गया 57.895, ये मल्टीप्लाई कर दिया, टैक्स का मान हमने रख दिया। क्या किया, ये टैक्स है 5 प्लस 0.1 तो 5 प्लस 0.1 या y का मान जो कि हमने निकाला 528.95 वो इसमें रख दिया। अब आपसे और पूछा जा सकता है टैक्स के बाद में, खर्च योग्य आय y डी बराबर होता है y माइनस टी, तो खर्च योग्य आय आ जाएगी आपकी, इनकम है 528.95 माइनस टैक्स है 57.895, तो 528 से ये निकालेंगे तो खर्च योग्य आ जाएगी 471.05, तो खर्च योग्य आय आ गई 471.05। इसके बाद देखिए कंजप्शन निकालेंगे, ये मिटा देता हूं, हमने लिखे हुए हैं, जरूरत होगी तो।
कंजप्शन होता है 10 प्लस 0.9 YD, तो C बराबर होगा 10 प्लस 0.9 गुणा YD का मान है 471.05। तो C बराबर हो जाएगा 10 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 433.9, तो इसका टोटल होगा 433.945। तो ये आया आपका आया C बराबर 433.945। ये आप कैलकुलेट करके देख लें। इसके बाद में आपको चाहिए, तो आप देखिए इनकम अगर हम देखें तो y बराबर होता है C प्लस I प्लस G। तो y 433.945 प्लस इनकम 60 प्लस 35, इन सबको टोटल करेंगे तो y आएगा 28.945। ये आपका y आ गया। 95 क्यों मानेंगे इसको? ये देखिए वो कब ही आ गया। हमने क्या किया, C को जोड़ा, I को जोड़ा और G को जोड़ा। अब ये देखिए यहां तक आ गया आपको। अब देखिए हम ये कह सकते हैं y बराबर है 528.95 से स्पष्ट है अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है। क्योंकि राष्ट्रीय आय का स्तर पूर्ण रोजगार 600 से कम है, अतः पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार को निवेश बढ़ाना पड़ेगा। करने के लिए सरकारी व्यय बढ़ाना होगा। अब कितना बढ़ाना होगा ये हमको देखना। तो देखिए यहां जो टैक्स दिया हुआ है वो आनुपातिक है। देखिए आनुपातिक है क्योंकि y के साथ गुणा है, तो हम पहले k का मान देखेंगे तो आएगा 1/1 माइनस d 1 माइनस t। ये गुणक मान है। देखिए मैं इसको करके बताता हूं आपको। ये हमने लिख दिया। अब देखिए गुणक का मान कैसे निकालते हैं। हमारे को कितनी आय बढ़ानी है पहले ये देखना पड़ेगा। तो देखिए चेंज इन y बराबर y फुल माइनस y। तो फुल एम्प्लॉयमेंट है 600 माइनस हमारी आई 528.95, तो 71.05 हमको बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए सरकारी व्यय गुणक, आनुपातिक कर की स्थिति में तो ये होगा डेल्टा y बटा डेल्टा g बराबर 1/1 माइनस b 1 माइनस t। तो ये आपका आएगा 1/1 माइनस b का मान 0.9, इसका मान 0.1। ये देखिए तो है 1/1 माइनस 0.81, तो गुणक का मान है 0.19। गुणक का मान है 0.19। तो सरकारी व्यय में वृद्धि, आवश्यक वृद्धि कितनी चाहिए, क्योंकि गुणक प्रभाव 0.19 है, यानी लगभग 5 गुना से ज्यादा। जितना सरकार खर्चा करेगी उससे 5 गुना से ज्यादा आय बढ़ेगी। तो आएगा 1/0.19 मल्टीप्लाई आपको चाहिए 71.05, क्योंकि डेल्टा जी बराबर 1/k गुणा डेल्टा y। तो आपको चाहिए तो आएगा 4995, यानी पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार को 13.49
95 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे ताकि अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से बाहर आकर पूर्ण रोजगार का स्तर 600 तक प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से कोई गुणक का सवाल आता है तो आप उसको हल कर सकते हैं। मैं एक और सवाल की चर्चा करना चाहूंगा ताकि आपको और भी अच्छे से आ जाए। गुणक का किसी भी प्रकार का सवाल आए तो आप उसको हल कर सकते हैं। कोई बहुत सामान्य रूप से ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। जैसे देखिए, यदि इनकम दे रखी है 500 और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी बी दे रखी है 0.5, तो नई आय का स्तर बताइए। जब सरकारी व्यय 10 रुपए बढ़ता है तो नई आय का स्तर बताइए जब पहला सरकारी व्यय डेल्टा जी 10 बढ़े। ओके, तो सरकारी व्यय डेल्टा जी 10 बढ़े तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा जी बराबर होता है 1/1 माइनस बी। ये सरकारी व्यय गुणक है। तो डेल्टा वाई ये बड़ा 10, 1/1 माइनस 0.5 तो आएगा डेल्टा वाई अपॉन 10 बराबर 2। तो डेल्टा वाई बराबर 20 यानी 20 रुपीज आए। सरकारी व्यय 10 रुपए बढ़ेगा तो गुणक प्रभाव दोगुना होगा, इसलिए राष्ट्रीय आय बढ़ेगी 20 रुपए। दूसरा पूछा है, यदि कर में 5 रुपए की वृद्धि हो, अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है 5 रुपए की, तो देखिए सरकारी टैक्स गुणक जो होता है वो होता है -b/1 माइनस बी। ये कर गुणक मैंने पहले आपको करके बताया था, कल ही एक वीडियो में बताया है कर गुणक। चूंकि ये सीधा है तो अब देखिए डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी बराबर माइनस का 0.5/1 माइनस 0.5। तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी ये चेंज हुआ 5 रुपए का। कर में कितना चेंज हुआ? 5 रुपए का, यानी चेंज इन टी बराबर 5। यहां चेंज इन जी बराबर दे देगा बराबर -1। तो इनकम में कितना चेंज होगा? इनकम 5 करोड़ रुपए कम हो जाएगी, यानी टैक्स 5 रुपए की वृद्धि होगी, टैक्स बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में -5 होगा, यानी 1 गुना चेंज होने वाला है। तो इसकी वजह से देखिए -5 होगा। इस प्रकार से गुणक का कोई भी सवाल आता है तो आप उसको जिस प्रकार से जैसा जैसा पूछा जाए उसको उसी प्रकार से हल करेंगे तो आप कर पाएंगे। मेरे इस वीडियो के बाद में भी कुछ वीडियो और होंगे जिसमें गणितीय प्रश्न गुणक के हल करके दिखाए जाएंगे। आप उनका ध्यान से अध्ययन करें, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।